नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे रूप सिंह चंदेल जी की कहानी। रूप सिंह चंदेल जी की कहानियाँ और उपन्यासों में गांव की उपस्थिति रहती है। वह जन्मभूमि से लगातार जुड़े रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान ने उन्हें 2022 में साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चलिए आज रूप सिंह चंदेल जी की कहानी वह चेहरा मैं आप लोग को सुनाती हूँ। हो सकता है कि आपने इस कहानी को पहले भी सुना होगा, पर आज मैं फिर भी एक बार आप लोग को इस कहानी को बोलकर सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मध्य दिसंबर का एक दिन, सुबह की खिली खिली धूप और लॉन में पड़ी ब्रेंचों पर बैठी कई चेहरे, धूप में नहाए चेहरे, धूप सेंकते चेहरे। खिड़की का पर्दा उन्होंने थोड़ा सा खिसका दिया था, जिससे लॉन का दृश्य स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। उनकी नज़र एक चेहरे पर टिक गई। वह गौर से उसे देखते रहे। चेहरे पर उम्र की लकीरें स्पष्ट थी। उन्होंने कुर्सी एक ओर खिसकाई और खिड़की पर जाकर खड़े हुए, निर्विमेष उस चेहरे को देखते हुए। वही है, लेकिन यहाँ क्यों? मस्तिष्क में तरंगे दौड़ने लगी। कुछ क्षण खिड़की पर खड़े रहकर वह कमरे में टहलने लगे, सोचते हुए, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस चेहरे को। ढल गया है, ढलना ही था। 50 से अधिक सालों की लंबी यात्रा। 25 साल जैसा कौन रहता है? शरीर में स्थूलता भी है। अपने को देखो, तपिश। तुम क्या उतने ही स्लिम ट्रिम हो? बढ़ती उम्र में सभी के आकार प्रकार चेहरे बदलते ही हैं। वह एक बार पुनः खिड़की के पास जाकर खड़े हुए और देखने लगे। इस समय वह चेहरा किसी युवती से बातें कर रहा था। युवती जो 25-26 के आसपास थी। के आसपास थी। उस चेहरे से मिलता सांवला चेहरा, नाक नुकीले, होठ पतले और आंखें छोटी, लंबाई भी उतनी ही। वह भी तो उस युवती जितनी लंबी थी, लेकिन तब उनके नितंब छूते बाल थे, जैसे कि उस युवती के हैं, लेकिन अब वह ब्रॉड थी। निश्चिंत थी, यह वही है। वह अपनी टेबल के चारों ओर कमरे में कुछ क्षण तक टहलते रहे। क्या उन्हें मेरे बारे में जानकारी नहीं, या उनकी स्मृति पटल से मेरा नाम सदा के लिए मिट चुका है? लेकिन ऐसा संभव नहीं। हम 2 बार मिले थे, कितने ही पत्र लिखे थे एक दूसरे को। वह पुनः खिड़की के पास जाकर खड़े हुए। यह मेरा भ्रम नहीं, यह वही है। दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। वह तेज़ी से पलटे और कुर्सी की ओर ऐसे बढ़े मानो चोरी करते हुए पकड़े जाने का भय था। कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण राय ने आहिस्ता से प्रवेश किया। यस प्रवीण, इज़ एवरीथिंग फाइन? जी सर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर श्रेयांश तिवारी और डॉक्टर निकिता सिंह आ गए हैं। और हेड साहब डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे। डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे और विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में शिक्षक के किसी भी पद के साथ साक्षात्कार में उनका होना अनिवार्य था। यह विश्वविद्यालय का नियम था। उनके पीए का फ़ोन आया था सर कि वह कुछ देर पहले ही कार्यालय से निकले हैं। उन्हें पहुंचने में कम से कम आधा घंटा का समय लगेगा। कुछ सोचने के बाद वह बोले, हेड साहब के आने तक प्रतीक्षा करना होगा।
डॉक्टर तिवारी और डॉक्टर निकिता सिंह को मेरे यहाँ ले आओ। सर, मैंने पहले ही उन्हें आपके यहाँ के लिए कहा था, लेकिन दोनों सीधे गेस्ट रूम में जाते हुए बोले कि वहाँ उन्हें कोई कष्ट नहीं। ओके। प्रवीण नायक को सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए वह बैठ गए और बोले, इन दोनों की जोड़ी जहाँ भी जाती है अपने कैंडिडेट के लिए दबाव बनाते हैं। क्षण भर चुप रहे। दरअसल हेड साहब सीधे व्यक्ति हैं, वह सब कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं मालूम किन कारणों से प्राय इन दोनों को एक साथ विशेषज्ञ के रूप में रिकमेंड कर देते हैं। सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जब भी डॉक्टर तिवारी से पूछा जाता है विशेषज्ञ के रूप में किसी कॉलेज में जाने के लिए, उनकी शर्त होती है कि उनके साथ दूसरा विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता सिंह होंगी, तभी। विश्वविद्यालय में उनके खिलाफ जाने की शक्ति किसी में नहीं है। हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक हैं, सत्ता में पैठ है और वीसी भी उन्हें मानते हैं। वह मुस्कुराते रहे। सर, निकिता सर का कोई छात्र है, सुना है उनके निर्देशन में पीएचडी कर रहा है और नेट भी उत्तीर्ण है। हो सकता है। उन्होंने प्रवीण की बात आधी अधूरी सुनी। उस क्षण उनकी नज़रें खिड़की से बाहर बेंच पर अखबार में झुके उस चेहरे पर टिकी हुई थी। युवती अब वहाँ नहीं थी। युवती भी शायद अब व्यर्थी है, उन्होंने सोचा। सर, फिर? प्रवीण के टोकने से वह अचकचा गए। हो सकता है, लेकिन डॉक्टर तिवारी दो अपने रखते हैं, तब कहीं एक वैकेंसी निकिता सिंह को देते हैं। सर, प्राय महिला अभ्यर्थी ही उनकी कैंडिडेट होती हैं। उनके निर्देशन में पीएचडी करने वाली सभी लड़कियां ही हैं, एकदम समाजवादी हैं। डॉक्टर तिवारी निकिता ने भी उनके निर्देश में पीएचडी की थी। उनके आलोचक इसे उनकी कमजोरी मानते हैं, तो मानते रहें। चुप होकर प्रवीण की ओर देखने के बाद वह खिड़की से बाहर लॉन की ओर देखने लगे। वह चेहरा उन्हें वहाँ नज़र नहीं आया। कहाँ गई? क्षणांश के लिए वह विचलित हुए, लेकिन तभी सामने बैठे अपनी ओर ताकते प्रवीण पर दृष्टि डाली और बोले, लेकिन हम क्या करें प्रवीण? क्या सर? आपको बताया था मिनिस्ट्री से आए फ़ोन के बारे में। मंत्री जी किसी निरंजन प्रसाद में इंटरेस्टेड हैं। मंत्री जी के मुँह लगे ज्वाइंट सेक्रेटरी का फ़ोन था। दोनों ही बिहार के हैं। जेएस ने संकेत में यह भी कहा था कि निरंजन मंत्री जी का दूर का रिश्तेदार है। सर, हमें डॉक्टर तिवारी से पहले ही बात कर लेनी चाहिए और अपनी समस्या डॉक्टर पांडे को भी बता देना चाहिए। प्रवीण, आप जानते हैं कि डॉक्टर तिवारी का कैंडिडेट नहीं तो किसी का नहीं। उन पर किसी मंत्री संतरी का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सर, वैकेंसी भी एक ही है, हेड हॉक भी नहीं, वरना डॉक्टर तिवारी के लिए एड हॉक का ऑफ़र दे सकते थे। प्रवीण, वह कुछ गंभीर हो उठे। आपको नहीं लगता कि यह सब कितना अनफेयर है? मंत्री की कैंडिडेट की बात हो या तिवारी या निकिता की या किसी अन्य की कैंडिडेट की, जो अभ्यर्थी दूर से आते हैं और कितनी ही बार उन्हें दूर शहरों में असफल साक्षात्कार के लिए जाना होता है। उनके विषयों में सोचो। अधिकांश बेकार और साधारण हैसियत के युवक, ये तिवारी या मंत्री जैसे घड़ियाल, उनकी नौकरियां निगल जाते हैं। उनका चेहरा लाल हो उठा। सर, प्रवीण ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि वह स्वयं भी सिफारिश से नियुक्त हुआ था। लेकिन वह जानता था कि उसके सामने बैठे डॉक्टर तपिस, उनके प्राचार्य, एक
मेरिटोरियस व्यक्ति थे और उन्होंने सिफारिश से नहीं, अपनी योग्यता से प्राध्यापकी पाई थी और विश्वविद्यालय कॉलेज की राजनीति के बावजूद वह इस पद पर पहुंचे थे अपनी योग्यता के बल पर। डॉक्टर तिवारी और डॉक्टर निकिता सिंह के लिए जलपान की व्यवस्था, अपनी बात अधूरी छोड़ दी उन्होंने। सर, डॉक्टर अनिरुद्ध शुक्ल उनकी सेवा में है। ओके। उन्होंने पुनः लॉन की ओर देखा। ब्रेंचों पर बैठे अन्य लोग भी इधर उधर जा चुके थे, केवल वह वृद्ध पुरुष को छोड़कर। डॉक्टर पांडे के आते ही मुझे सूचित करना, उनके आते ही इंटरव्यू प्रारंभ कर देना है। तब तक आप डॉक्टर तिवारी और डॉक्टर निकिता सिंह का ख्याल रखें। वह पुनः कुर्सी से उठकर खड़े हुए और कमरे में टहलने लगे। लोग रिसेप्शन में बैठे होंगे। धूप में गर्मी बढ़ गई होगी। मुझे रिसेप्शन की ओर जाना चाहिए। लेकिन क्यों? शायद वह वहाँ मिल जाए। मिल भी जाती है तो क्या तुम उनसे बात कर सकते हो इस समय? वह लड़की उनकी बेटी होगी, यह तो अनुमान लग ही गया है। एक अभ्यर्थी की माँ से बात करना। तपिश, तुम प्राचार्य हो इस कॉलेज के। प्राचार्य क्या इंसान नहीं? उसके परिचितों के बच्चे साक्षात्कार में नहीं बैठ सकते। बात कर लेने से ही मैं उनकी लड़की का फेवर करने लगूंगा। मुझे उस लड़की का नाम भी मालूम नहीं, जबकि मंत्री जी की तोप इन्हीं बच्चों के बीच कहीं समाई होगी। तिवारी और निकिता सिंह की गन भी होगी कहीं। इंटरव्यू करने उधर से जाते हुए मैं उन्हें भली भांति देख सकूंगा। ज़रूरी नहीं कि वह मानसी ही हो भी तो वह मुझे पहचान लेगी, यह आवश्यक नहीं है। फिर तुम उधर से जाना ही क्यों चाहते हो? अंदर से आवाज़ आई। पहचान लिए जाने के लिए ही न, लेकिन क्या बात मात्र इतनी ही है? क्या यह सच नहीं कि उनके पहचानने से तुम्हारा आहत स्वाभिमान संतुष्ट होगा? तुम उन्हें यह एहसास नहीं करवाना चाहते कि तुम इस कॉलेज के प्रिंसिपल हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी पुरानी बात, 30 साल पुरानी, मैं तो भूल ही गया था। नहीं तपिश, तुम उसे एक दिन बल्कि एक पल के लिए भी नहीं भूले, भूल सकते भी नहीं हो। वह पुनः खिड़की पर खड़े हो गए और बाहर देखने लगे। लॉन की एक बेंच पर वही अकेला वृद्ध व्यक्ति बैठा था और बेंच से कुछ हटकर एक कुत्ता अपना पेट, टांगे और मुंह ऊपर उठाए पीठ के बल निश्चल लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। यस, वह पलटे। सर, हेड साहब आ गए हैं, सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में, आप भी। ओके। अभ्यर्थियों के नाम का फोल्डर टेबल से उठा वह डॉक्टर प्रवीण के पीछे हो लिए थे। उन दिनों वह दिल्ली में विदेश मंत्रालय में अनुवादक थे। अपने को पीएचडी के लिए पंजीकृत करवाने में 2 बार असफल हो चुके थे। यह उन दिनों की बात है जब दूसरी बार विश्वविद्यालय ने उनके शोध विषय को खारिज किया था। वह परेशान थे और यह बात मानसी को बताना चाहते थे। बताना इसलिए चाहते थे क्योंकि पिछली मुलाकात में मानसी ने पहले विषय के खारिज होने के कारणों पर गहरी रुचि प्रदर्शित की थी और उसके हर प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक ही बात कही थी। विश्वविद्यालय ने विषय के खारिज होने का कोई कारण उन्हें नहीं बताया, केवल सूचना भेजी थी। मानसी आश्चर्य थी और तब उन्होंने अनुभव किया था उनकी सोच से शायद उसकी भविष्य की आकांक्षाएं जुड़ी हुई थी। लेकिन संभव है यह मेरी अपनी सोच हो। वह ऐसा सोचती हो, उन्होंने सोचा था। यदि शोध नहीं कर सके और प्राध्यापक नहीं बन पाए तो क्या?
जो नौकरी वह कर रहे हैं उसका भविष्य प्राध्यापक के जितना आकर्षक न सही, लेकिन बुरा भी नहीं। डिप्टी डायरेक्टर तो वह बन ही जाएंगे। लेकिन मानसी को बताना आवश्यक है, पिछले 1 वर्ष से कभी एक बहाने तो कभी दूसरे वह शादी टालती जा रही थी। वह दूरदर्शन में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी और प्रारंभ में उसका बहाना था कि वह दिल्ली में है और दिल्ली में उसका स्थानांतरण कठिन था, क्योंकि वहाँ पहले से ही अतिरिक्त प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे, जबकि उनका लखनऊ स्थानांतरण संभव नहीं था। मानसी के स्थानांतरण के विषय में वह कमलेश्वर जी से मिले थे। कमलेश्वर जी उन्हीं दिनों दूरदर्शन में अतिरिक्त महानिर्देशक के पद पर नियुक्त थे। मुस्कुराते हुए कमलेश्वर जी ने कहा था, तपेश जी, यह बड़ा काम नहीं है, शादी करो, स्थानांतरण की जिम्मेदारी मेरी। कमलेश्वर जी ने उनकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराए और मीठी मुस्कान और बोले थे, भाई पता कर लो, आपकी मंगेतर की कोई दूसरी समस्या तो नहीं? ऐसा नहीं लगता सर, उसे दोनों के अलग अलग शहरों में रहने का भय ही सता रहा है। उन्हें बता दो कि मैंने आश्वस्त किया है। कमलेश्वर जी की बात बताने के बाद मानसी ने खत में लिखा, तपेश, आपने पहले यह क्यों नहीं बताया था? अब 1 साल के लिए मैं बंद गई हूँ। मैंने यहाँ विश्वविद्यालय में मॉर्निंग शिफ्ट में उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश ले लिया। एक ज़माने में मैं उर्दू सीखना चाह रही थी। 1 वर्ष की ही बात है। कमलेश्वर जी तो अभी आए ही हैं, अभी रहेंगे ही, भले ही IAS लॉबी उनके खिलाफ है। तो क्या आप 1 वर्ष रुक नहीं सकते? मैं तो रुका हुआ ही हूँ, लेकिन मेरे घर वाले, उनका धैर्य चुका जा रहा है। उन्होंने मानसी को लिखा था, मैंने अपने डैडी से बात कर ली है, वह आपके डैडी को मेरी समस्या से अवगत करा देंगे। मानसी ने इस पत्र में आगे लिखा था, समय निकाल कर आकर मिल लें, पत्रों में बातें हो नहीं पाती। कोशिश करूँगा। उन्होंने उसे लिख तो दिया था, लेकिन लखनऊ जाने का प्रयास नहीं किया और न ही मानसी को उसके बाद कोई पत्र आया। शोध के अपने नए विषय की तैयारी और रूपरेखा प्रस्तुत करने की चिंता में वह इतना डूबे कि वह उसे पुनः पत्र लिख नहीं पाए। इस बार विषय प्रस्तुत करते ही निर्णायक समिति की बैठक हुई और उनका विषय पुनः खारिज कर दिया गया। विश्वविद्यालय का पत्र थामे वह कितनी ही देर तक यह सोचते रहे कि उन्हें मानसी को यह सूचना देनी ही चाहिए, और उन्होंने उसे अंतर्देशी पत्र लिख दिया था। 15 दिन के अंदर ही उत्तर आया, आपका मिलना आवश्यक है, जितनी जल्दी संभव हो। उन्होंने उसके ऑफिस के पते पर पत्र लिख दिया कि वह अमुक तिथि को अमुक ट्रेन से लखनऊ पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे उसके कार्यालय में मिलेंगे। कार्यालय नहीं, इंडियन कॉफ़ी हाउस, 11 बजे, मेरे कार्यालय के निकट ही है। सुबह 11 बजे, मिस नहीं करेंगे, मानसी ने तुरंत लिख भेजा। निश्चित तिथि को ठीक 11 बजे सुबह वह कॉफ़ी हाउस में थे। 5 मिनट ही हुए थे उन्हें वहाँ पहुँचे कि उन्होंने एक युवक के साथ सड़क पार करते हुए मानसी को देखा। टेबल पर बैठने के लिए उन्होंने कुर्सी को हाथ लगाया ही था कि रुक गए और बाहर निकल आए। उनकी दृष्टि युवक पर टिकी हुई थी। मानसी जिससे हंसकर कुछ कह रही थी। युवक लंबा, 5 फीट 8 इंच के लगभग, स्लिम, गोरा, एक वाक्य में सुंदर था। ऑफिस का कोई कलीग होगा, उन्होंने सोचा, कहीं जा रहा होगा। लेकिन
युवक कहीं नहीं गया, मानसी के साथ रहा। मानसी ने दूर से ही उन्हें देख लिया था और उनकी ओर हाथ का इशारा कर कुछ कहा। उन्होंने मानसी के संकेत के बाद युवक को हंसते देखा था। सॉरी, मैं 10 मिनट लेट हूँ। उनके निकट पहुँच मानसी बोली। वह चुप रहे। उनकी नज़रें युवक पर पड़ी। ओह! मानसी ने उनके भाव पढ़ लिए। यह है मनीष तिवारी, आकाशवाणी में है एग्जीक्यूटिव। मानसी से शेष शब्द मनीष तिवारी ने झड़क लिया और उनकी ओर हाथ बढ़ा बोला, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। थैंक्स। मंद स्वर में वह बोले थे। मैं चलता हूँ मानसी, आफ्टरनून आकर केस डिस्कस कर लूँगा। नो हरी। अरे यार, ऐसी भी क्या जल्दी है? तपीस जी क्या सोचेंगे? एक कप कॉफ़ी पीकर चले जाना। मनीष की ओर देख मुस्कुराती हुई मानसी बोली, अरे हम लोग यही खड़े रहेंगे या बैठेंगे भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वह अंदर की ओर मुड़ गए तो मानसी और मनीष भी उनके पीछे हो लिए थे। जिस मेज़ पर वह बैठने जा रहे थे वह अभी भी खाली थी। बैठने के बाद उनके बीच देर तक चुप्पी पसरी रही। चुप्पी को ताड़ती हुई मानसी ने पूछा, कॉफ़ी लेंगे? कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं तो वह तो लेना ही है। इस मुलाकात को यादगार भी तो बनाना है। उन्हें अपनी बात अटपटी लगी, लेकिन बात जुबान से रपट चुकी थी। संभालने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने तत्काल जोड़ा, मनीष जी का साथ होने से इसे यादगार मुलाकात ही कहूँगा। मनीष के चेहरे पर मुस्कान तिर गई। हाँ, यह है मनीष, बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी पकड़ में नहीं आते। आकाशवाणी की नौकरी, नाटक लिखते हैं। इनकी कई स्क्रिप्ट पर दूरदर्शन और आकाशवाणी ने नाटक तैयार किए हैं। उन्होंने मनीष की ओर पुनः हाथ बढ़ाया। मेरा सौभाग्य, आप जैसे कलाकार से मुलाकात का श्रेय मानसी जी को, इनका भी आभार। मानसी कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रही है सर, बस यूँ ही कुछ उल्टा सीधा लिख देता हूँ। तपीस जी ये संकोच करते हैं। हर बड़ा कलाकार अपने बारे में बताने या बताए जाने पर संकोच प्रकट करता है। बड़प्पन की यही निशानी है। वह अब पूरी तरह खुल चुके थे। यू आर राइट तपीस जी, मनीष जीनियस है, लेकिन मैं जब कहती हूँ तो यह चिड़चिड़ा जाते हैं। उन्होंने देखा अपने को जीनियस कहे जाने पर मनीष का चेहरा खिल उठा था। वह चुप रहे। कुछ देर बाद मनीष बोला, मानसी की जरा नवासी पर, लेकिन आप मुझे लेकर कोई गलतफहमी नहीं पालेंगे। मुझ जैसे कलाकार लेखक गली कुचों में एक खोजेंगे, अनेक मिल जाएंगे। आपने देखा इनकी विनम्रता? तपीस की ओर देखते हुए मानसी बोली। तब वह चुप रहे। यार मनीष, कुछ और तारीफ तभी करूँगी जब कुछ पी लूँगी, मानसी बोली। वेटर को आवाज़ दो, 2 चक्कर काट गया है, हम लोग बातों में लगे रहें। जाकर ऑर्डर कराता हूँ। मनीष जाने के लिए उठा। 2 कदम वेटर की ओर बढ़ा, फिर रुककर उसने पूछा, तपीस की कुछ और लेंगे? नो थैंक्स। कॉफ़ी पीकर मनीष तिवारी चला गया। तपीस जी आपको कहीं कोई दूसरा काम है? मानसी ने पूछा। वह अचकचा गए, सोचने लगे। इसने मुझे बुलाया और अब पूछ रही है कि कोई उत्तर दिए बिना वह मानसी की ओर देखने लगे। सॉरी, मैंने यूँ ही पूछा, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन आगे कुछ न बोल वह कभी वेटर की ओर देखती और कभी गेट की ओर। तपीस को लगा कि शायद उसने किसी और को भी बुलाया हुआ है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने पूछ लिया, किसी को आना है? नहीं, कौन आएगा? मानसी फिर चुप थी और लगातार गेट की ओर देखी जा रही थी। तपीस भी उधर ही देखने लगे। तभी वेटर आ गया। मानसी का ध्यान गेट की ओर से
होने का लाभ उठा तपिश ने कॉफ़ी के पैसे वेटर को दे दिए। आपने क्यों दिए? मुझे नहीं देना चाहिए था। मेरा यह मतलब नहीं। अगर आपको किसी की प्रतीक्षा नहीं तो हम उठें। 1.5 घंटा हो चुका है। हाँ, लेकिन यहाँ तो लोग सुबह आकर शाम तक बैठे रहते हैं। हाँ, लेकिन हमें अभी बूढ़ा होने में बहुत वक्त है। मानसी मुस्कुरा दी। उन्होंने ध्यान दिया, उसकी मुस्कुराहट में उत्साह प्रफुल्लता नहीं थी। उठ खड़े होते हुए उन्होंने पूछा, आपके पास अभी और कितना वक्त है? लंच तक आपके साथ रह सकती हूँ। बाहर फुटपाथ पर पहुँचकर वह बोले, फिर हम क्यों ना हजरतगंज में चलकर कदमी करते हुए बातें करें। जी श्योर। 2 बजे तक मानसी उनके साथ हजरतगंज में एक छोर से दूसरे छोर तक उलट फेर तक टहलती रही। उन्हें आश्चर्य था कि जिस उद्देश्य से उसने उन्हें तुरंत आ जाने का आग्रह किया था, उस पर चर्चा करने से वह बचती रही। उन्होंने जब अपने शोध विषय को निरस्त होने की चर्चा छेड़ी, उसने केवल ऐसा होता है, वह कोई मुद्दा नहीं। फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ है ही नहीं। फिर आपको लिखा था कि मैंने उर्दू कोर्स ज्वाइन किया है, उसे पूरा कर लेना चाहती हूँ। ये कोई IAS PCS जैसी तैयारी तो नहीं, वह बोले। उनका स्वर कुछ ऊंचा था। आप इतनी उतावली क्यों दिखा रहे हैं? मानसी के स्वर में चिड़चिड़ाहट थी। वह हतप्रभ थे। कारण वह पहले भी बता चुके थे। चुप रहे। मैं समझती हूँ रुकना हमारे हित में है। आपको शोध के लिए पंजीकृत होने में सुविधा रहेगी। तब तक कुछ काम भी कर डालेंगे। मैं भी उर्दू में कुछ कर लेना चाहती हूँ। सामने से आ रहे व्यक्ति से उन्होंने अपने को बचाया। क्या आप नहीं चाहते कि आप जैसे प्रतिभाशाली युवक का स्थान किसी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में हो? बुरा नहीं मानेंगे? आपने बताया था कि अच्छे अंकों से आपने प्रथम श्रेणी पाई थी MA में। जी। फिर अनुवाद में प्रतिभा का क्षरण क्यों? वह निरुत्तर रहे। अरे 2 बज रहे हैं। 2:30 बजे से मेरे एक कार्य का लाइव टेलीकास्ट है। मैं चलूं? श्योर। उदासीन स्वर में वह बोले थे। मानसी ने बाय किया और तेजी से दूरदर्शन केंद्र की ओर लपक गई। वह देर तक खड़े उसे जाता देखते रहे थे। मानसी तो चली गई थी, लेकिन उनके अंदर एक उद्वेलन छोड़ गई थी। उन्होंने रिक्शा पकड़ा और होटल लौट गए। उनके पिता पारंपरिक सोच के थे और अपनी बढ़ती उम्र से चिंतित। एक दिन वह दिल्ली आ पहुँचे और उन्हें धमकाने के अंदाज में बोले, तपिश, मैं उस रिश्ते को तोड़ने जा रहा हूँ। हद ही हो गई। तय हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। उनके बहानों का अंत ही नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। क्या? धीमे स्वर में उन्होंने पूछा। यही कि वे लोग किसी IAS PCS के चक्कर में हैं। यहाँ से उन्हें स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा होगा और तुम्हें उन्होंने स्थानांतरण के रूप में रखा हुआ है। मैं भी जल्दी में नहीं हूँ, उन्होंने उत्तर दिया था। तुम्हें जल्दी क्यों नहीं होगी? तुम्हारी छोटी बहन 26 की हो रही है। तुम्हें यह पता नहीं होगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता भी करनी है। डैडी, आप बिपाशा की शादी की चिंता करें। मैं फ़िलहाल शोध की चिंता करूँगा। शोध वो शादी के बाद भी होता रहेगा। रजिस्ट्रेशन होने तक मेरे मामले को स्थगित कर देंगे तो मेरे हित में होगा। उनके स्वर की निहिरता ने शायद पिता को सोचने के लिए विवश किया था। हथियार डालते हुए उन्होंने मरे से स्वर में कहा, तपिश, शादी की भी एक उम्र होती है। उसके बाद फिर समझौते ही होते हैं। वह चुप रहे थे। पिता गए तो वह शोध के लिए नए विषय के पंजीकरण की तैयारी में लग गए थे।
तीसरी बात, शोध निर्णायक मंडल की बैठक 6 माह बाद हुई। उस बार उनका विषय पंजीकरण के लिए स्वीकृत हो गया था। जिस दिन यह बताने के लिए दफ्तर में उनके गाइड का फ़ोन आया, उसी दिन शाम घर पहुंचने पर डाक से आया उन्हें एक निमंत्रण पत्र मिला, जिस पर नज़र पड़ते ही वह चौंक गए थे। उस पर मानसी और मनीष के नाम लिखे थे। कार्ड खोलने का मन न होते हुए भी उन्होंने उसे खोला, पढ़ा और एक और खिसका दिया। उसके 10वें दिन उन दोनों का विवाह होना था। देर तक वह कृतज्ञ व्यविमूढ़ सा सोफे पर अधलेटे से बैठे रहे थे। पिछली मुलाकात के दृश्य तेजी से उनकी आंखों के सामने घूमते रहे थे। मानसी ने उन्हें केवल मनीष से मिलवाने के लिए बुलाया था। वह शायद इस विषय में बताना चाहती थी, फिर कहा क्यों नहीं। वह सोच रहे थे कहना आवश्यक था। यदि तुम में समझने की क्षमता ही नहीं, तब कहकर भी क्या समझ लेते। उसके परिवार वालों को भी इस बारे में जानकारी रही होगी। वे मनीष और उसके प्रेम संबंधों के कारण उलझन में रहे होंगे। लेकिन मानसी ने उचित ही किया। यदि अपने परिवार के दबाव में वह उनसे विवाह कर भी लेती, तो भी क्या वह मनीष को भूल जाती? तब क्या स्थिति बनती? नहीं, उसने उचित कदम उठाया। मुझे उससे बधाई देनी चाहिए। और अगले ही दिन उन्होंने मानसी को बधाई का टेलीग्राम भेज दिया। उसके बाद जीवन कुछ यूँ बदला कि उन्हें पता ही नहीं चला। वह निरंतर सफलताओं के सोपान चढ़ते रहे। पीएचडी संपन्न होने से पहले ही उस कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए और आज वह उस कॉलेज में ही प्राचार्य थे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त भी नहीं था देखने का। वक्त शादी करने के लिए भी नहीं निकाल सके। काम, शोध और उसी दौरान 2 वर्षों के लिए वह हिमाचल विश्वविद्यालय के वीवीसी भी रहे। केवल 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों बाद पुनः अपने पद पर वापस लौटे। उन्हें कभी किसी की कमी खटकी भी नहीं। अपने अधीनस्थों और विद्यार्थियों को अपना परिवार समझा और सभी के लिए दरवाजे खुले रखे। आज वह दिल्ली के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्राचार्य के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन मानसी उन्हें कभी याद नहीं आई, ऐसा नहीं था। काम के बीच कभी अचानक खाली होते तो सोच लेते। मानसी उनके जीवन में आई पहली और अंतिम लड़की थी। भले ही उसके पिता ने उसे खोजा था और बाकायदा उनकी रिंग सेरेमनी हुई थी। उसके बाद वह उससे 2 बार ही मिले थे। कुछ पत्राचार हुआ था, तब उसके विषय में ही सोचते रहते थे। सपने बुनते रहते थे, अकेले रहते थे। दफ्तर के बाद मानसी उनके साथ आती थी। लेकिन जब सब समाप्त हुआ, उन्होंने अपनों को इतना समेटा कि मानसी भूले भटके कभी उनके मानस पलट पर विचरण कर जाती और तब वह आपने उचित निर्णय लिया था। मानसी अपने को उसकी स्मृति से मुक्त कर लेते, लेकिन उसके जाते जाते यह भी कहते, यदि आपने यह निर्णय न किया होता मानसी, तो मैं आज जो कुछ हूँ वह नहीं होता। साक्षात्कार प्रारंभ होने से पूर्व उन्होंने अभ्यर्थियों के नामों पर दृष्टि डाली और अभिप्सा तिवारी लखनऊ पर अटक गए। सब कुछ उलटता पलटता नजर आया। हर अभ्यर्थी को जानकारी होती है कि जिस कॉलेज में वह साक्षात्कार के लिए जा रहा है, वहाँ का प्राचार्य, विभाग अध्यक्ष और विश्वविद्यालय का विभाग अध्यक्ष कौन है। अभिप्सा यदि मानसी की बेटी है, तब वो मानसी को भी ज्ञात होगा। फिर उसने मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया? करती तो क्या तुम उसके लिए कुछ कर देते? डॉक्टर तिवारी और डॉक्टर निकिता और मंत्रालय, क्या वह इतना आसान होता? उन्होंने सोचा।
आवश्यक नहीं मानसी को पता ही हो, मेरे नाम के कितने ही लोग हो सकते हैं। फिर उसने तो यही सोचा होगा कि मैं सरकारी बाबू था, आज भी कुछ पदोन्नतियों के बाद वहीं होऊंगा। क्षणांश के लिए रुककर पुनः सोचा, यह भी तो संभव है वह मानसी ही हो। वह कुछ और सोचते कि अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के लिए प्रवीण पूछा और उनसे पहले डॉक्टर पांडे ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। अभिप्सा तिवारी को जब बुलाया गया तब वह कुछ विचलित हुए। एक बार उनके मन में आया कि वह उससे कुछ न पूछकर केवल उसके पेरेंट्स के विषय में पूछे, लेकिन तत्काल अंदर से आवाज़ आई, डॉक्टर तपीस क्या मूर्खतापूर्ण बात सोचने लगे, इतना भावुक होकर अपने पद की गरिमा क्यों घटाने पर तुले हो। अभिप्सा ने चयन बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए और सही बेहिचक। लखनऊ विश्वविद्यालय से उसने प्रथम श्रेणी में एमए किया था, नेट उत्तीर्ण थी और पीएचडी कर रही थी। अभिप्सा एक हलचल थी। उनके अंदर उसके अतिरिक्त 2 अभ्यर्थी और भी थे जिन्होंने सभी के प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, लेकिन उन दोनों के बजाय घूम फिर कर उनके दिमाग में अभिप्सा ही नियुक्त घूम रही थी। अभिप्सा ही क्यों? मन के एक कोने में प्रश्न उठा। दूसरे अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनमें कोई कमी भी नहीं है। फिर तपिश, तुम अभिप्सा के बारे में ही इतना क्यों सोच रहे हो? मानसी से जुड़ा अतीत तुम्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष और डॉक्टर तिवारी की ओर दृष्टि डाली। डॉक्टर तिवारी साक्षात्कार समाप्त होते जाने के बाद डॉक्टर निकिता सिंह से फुसफुसाकर कुछ कह रहे थे और वह स्वीकृति में सिर हिला रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा देर तक चहलकदमी करता रहा। बीच बीच में कुछ कागज़ों की सरसराहट की आवाज़ हो जाती। तभी उन्होंने घंटी बजाई। वह सन्नाटे को तोड़ना चाहते थे। गेट पर तैनात चपरासी दौड़ता हुआ आया। चाय? जी सर, चपरासी ने मुड़ते ही वह बोले। किसके नाम पर विचार किया डॉक्टर तिवारी? उन्होंने विभाग अध्यक्ष और डॉक्टर निकिता की ओर देखा। रंजना श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, रंजना आधे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाई थी। डॉक्टर प्रवीण राय विनम्रतापूर्वक बोले। उन्होंने पुनः विश्वविद्यालय विभाग अध्यक्ष की ओर देखा। वह चुप थे। सर, डॉक्टर प्रवीण ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर शुक्ल की आवाज़ थी। डॉक्टर शुक्ल ने कुछ अधिक ही प्रश्न किए थे रंजना श्रीवास्तव से। उन्होंने उससे यह भी पूछा था कि पीएचडी के उसके निर्देशक कौन थे। प्रश्न सुनकर पहले तो रंजना अचकचा गई थी, फिर डॉक्टर तिवारी की ओर देखती रही। वे देखकर उलझन में थे कि वह उनकी ओर क्यों देख रही थी। जब डॉक्टर शुक्ल ने अपना प्रश्न दोहराते हुए कहा, रंजना श्रीवास्तव, आप डॉक्टर साहब की ओर क्यों देख रही हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दें। जी डॉक्टर साहब, मेरे निर्देशक थे, डॉक्टर तिवारी की ओर इशारा करती हुई रंजना बोली थी। अब वह समझ पा रहे थे कि डॉक्टर शुक्ल ने सोच समझकर उस लड़की से वह प्रश्न किया था। शुक्ल को पहले से ही जानकारी रही होगी और बोर्ड के सभी सदस्यों को इस प्रकार बात से अवगत कराना चाहते होंगे। शायद उन्हें यह भी जानकारी रही होगी कि डॉक्टर तिवारी रंजना श्रीवास्तव का ही चयन करना चाहेंगे। अभिप्सा के नाम का प्रस्ताव करने का विचार उन्हें त्यागना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर तिवारी डॉक्टर शुक्ल पर बरस पड़े थे। प्रवीण शुक्ल के पक्ष में बोल रहे थे और उनके तर्क थे कि जब रंजना श्रीवास्तव से अच्छे और उससे अधिक योग्य अभ्यर्थी, तब उसका चयन क्यों किया जाए। डॉक्टर तिवारी और निकिता सिंह रंजना के पक्ष में अड़ गए।
लगभग 2 घंटे तक बहस चल रही। चाय के 2 दौरे समाप्त हो चुके थे। निष्कर्ष के लिए शुक्ल और प्रवीण उनकी ओर हेड की ओर देखने लगे थे। हेड ने पूरी तरह मौन धारण किया हुआ था। शायद उन्हें पहले से ही यह ज्ञात था कि तिवारी अपने कैंडिडेट के लिए सदैव ही भांति अड़ेंगे। तिवारी के आड़े आना उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने चुप विकल्प चुन लिया था। तपेश बहुत देर तक अपने प्राध्यापकों को और डॉक्टर तिवारी के बीच छिड़ी बहस को सुनते रहे थे। उन्होंने विभाग अध्यक्ष की ओर पुनः देखा। वह स्थित प्रज्ञ थे। अतः उन्होंने कहा, डॉक्टर तिवारी, रंजना इस कॉलेज के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी। उसकी बजाय आप किसी अन्य के नाम पर विचार करें तो अच्छा होगा। मैं किसी और के नामों की स्तुति नहीं करूँगा। यदि आप लोग करना चाहेंगे तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। डॉक्टर तिवारी ने उबलते हुए कहा, मैं भी नहीं करूँगा। डॉक्टर निकिता सिंह के स्वर में भी उत्तेजना थी और बोर्ड निरस्त कर दिया गया था। जब कॉन्फ्रेंस रूम से वह बाहर निकले, अंधेरा हो चुका था। चपरासी सेक्शन अफसर, 2 क्लर्कों के अतिरिक्त चौकीदार ही वहाँ थे। ट्यूबलाइट्स और पीले बल्बों की रोशनी कॉलेज परिसर में फैली हुई थी। किसी से बिना कुछ कहे वह रिसेप्शन की ओर बढ़ गए। प्रवीण उनके पीछे लपके, लेकिन दूर से ही सुना पड़े। रिसेप्शन को देख वह उल्टे पांव लौट पड़े थे अपने चैम्बर की ओर। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमें दोबारा उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा सर। 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन विचार मग्न स्वर में वह बोले। तो सभी चले गए। कौन सर? प्रवीण ने उनके पीछे चलते हुए पूछा। कोई नहीं। और वह तेजी से अपने चैम्बर की ओर बढ़ गए। तो हम सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की कहानी वह चेहरा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।